बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। अफजल, और कितना ज़्यादा टाइम लगेगा? मैं थक गई हूँ खड़े होकर। टिकट पे तो लिखा है कि 4 बजे वैगन चल जाएगी, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। 2 घंटे से हम इंतज़ार कर रहे हैं। तुझे अच्छे से पता है ना, मेरी टांगों में इतनी जान नहीं है जो मैं इतनी देर तक खड़ी रहूं। जल्दी कर, जा पूछ करा कि गाड़ी चलाने का इरादा है भी या नहीं, वरना हम किसी और गाड़ी से चले जाते हैं। बुढ़ापे की वजह से अम्मा से ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं हुआ जाता था और यहाँ बैठने की जगह भी नहीं थी। काफ़ी देर हो गई थी हमें इंतज़ार करते हुए। मैं कब से कोशिश कर रहा था कि कोई बैठने की जगह मिल जाए, लेकिन यहाँ तो पाँव रखने की जगह भी नहीं थी। बहुत मुश्किल से हम लोग थोड़ी सी जगह पर खड़े हुए थे। सामान भी नाजुक था, वरना मैं अम्मा से कह देता कि सामान वाले बैग पर बैठ जाएं। अम्मा की हालत देखकर मैं मुसलसल परेशान हुआ जा रहा था। मैंने अम्मा से कहा कि आप यहाँ इंतज़ार करें, मैं जाकर टिकट घर से पूछ कर आता हूँ कि गाड़ी कितने बजे चलेगी। हमारे गांव से शहर जाने के लिए वाहिद वैगन ही थी जो सवारी के लिए इस्तेमाल होती थी, और इस इलाके में सिर्फ 4 ही वैगनें मौजूद थी। हर वक्त यहाँ रश रहता था, लेकिन गाड़ी हमेशा वक्त पर निकल जाती थी। आज काफ़ी ज़्यादा देर हो गई थी। कोई कुछ बता भी नहीं रहा था कि गाड़ी कितने बजे तक चलेगी, और ना ही गाड़ी आ रही थी। अम्मा को इंतज़ार का बोलकर मैं टिकट घर की तरफ चला आया। मेरा इरादा था कि अगर वैगन अभी ना चली तो मैं अम्मा को लेकर वापस गांव की तरफ चला जाऊंगा और अम्मा को समझा लूंगा कि आज नहीं बल्कि कल हम चले जाएंगे। साथ ही साथ दूसरी वैगन का भी पूछ लूंगा। अगर वो जा रही हो और उसमें हमें जगह मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात होगी। हम आज ही शहर पहुंच सकेंगे। मैं टिकट घर आया तो यहाँ एक लंबी लाइन लगी हुई थी। सब गाड़ी के लेट आने की वजह से ही परेशान थे। मैंने वहीं से चिल्लाकर टिकट वाले से पूछा कि आखिर वैगन नंबर 3 कब तक चलेगी। उसने कहा कि अभी कुछ पता नहीं, ड्राइवर अभी तक पहुंचा नहीं है और गाड़ी में कुछ खराबी हो चुकी है। हो सकता है कि रात हो जाए। अगर इंतजार कर सकते हो तो कर लो, वरना वापस लौट जाओ और कल आ जाना। मैंने उससे कहा कि मैंने टिकट खरीदे हैं, तो वो कहने लगा कि परेशान मत हो, इसी टिकट पर कल आकर बैठ जाना, मैं तुम्हारा नाम अपने पास लिख लूंगा। बाकी किसी वैगन में जगह नहीं है, और तुम जानते हो अगर वैगन एक बार निकलती है तो शाम से पहले वापस नहीं आती, और अब तो शाम पहले ही हो चुकी है। अभी जो वैगन निकलेगी वो सुबह के करीब वापस आएगी। उसकी बात भी ठीक थी, क्योंकि वैगन शहर से भी आगे जाया करती थी। मैंने वापस आकर अम्मा से कहा कि अम्मा, हमें वापस गांव जाना पड़ेगा, क्योंकि वैगन तो मिल नहीं रही, और जिसके हमने टिकट लिए हैं वो वाली वैगन तो खराब हुई पड़ी है, और उसका ड्राइवर भी अभी तक नहीं आया। न जाने कितना टाइम लगेगा ठीक होने में। उन्होंने कहा शायद रात हो जाए। अम्मा कहने लगी कि नहीं, अब मैं वापस नहीं जाऊंगी। तुझे पता है आज ही हमारा शहर पहुंचना कितना ज्यादा जरूरी है। अगर हम आज शहर ना पहुंचे तो इतनी देर इंतजार करने का क्या फायदा, जहां 2 घंटे से हम खड़े हैं और इंतजार कर लेंगे। लेकिन गांव वापस जाने का नहीं बोलना। मैं जानता था कि अम्मा गांव वापस जाने के लिए राजी नहीं होंगी। वो बहुत ही ज्यादा जिद्दी थी, जो सोच लेती थी वही करती थी। लेकिन मैं अम्मा को ऐसी हालत में यहाँ कैसे खड़ा रख सकता था, और वो भी रात तक। मैंने अम्मा को समझाने की कोशिश की कि यहाँ पर बैठने की जगह भी नहीं है। आखिर आप मेरी बात समझती क्यों नहीं है? मेरे साथ वापस गांव चलें, मैं सुबह होते ही आपको शहर की तरफ ले जाऊंगा। टिकट वाले से मेरी बात भी हो गई है, वो इसी टिकट पर हमें बिठा देगा। लेकिन अम्मा मेरी बात सुनने को राजी ही नहीं थी। अब मुझे गुस्सा भी आ रहा था। आहिस्ता आहिस्ता ये अड्डा खाली होता जा रहा था। लोगों को मालूम हो गया था कि वैगन अभी नहीं आएगी, तो सबने वापसी का सफर बांध लिया था। मेरा भी कोई इरादा नहीं था कि मैं रात तक यहाँ बैठकर इंतजार करूं, क्योंकि कुछ पता नहीं था कि रात को भी वैगन आएगी या नहीं। लेकिन अम्मा थी कि मुसलसल जिद किए वहीं खड़ी थी। लोग कम होना शुरू हुए तो अम्मा को बैठने की जगह मिल गई। वो वहीं बैठ गई और कहने लगी, बेटा जब वैगन आए तो मुझे बताना, हम वैगन में जाकर बैठ जाएंगे। लेकिन मुझे वापस जाने का मत कहना। अगर तुम्हें इतना ही शौक हो रहा है तो खुद वापस चले जाओ। मजबूरन मुझे वहीं अम्मा के साथ रुकना पड़ा। मैं खाली होते अड्डे का जायजा ले रहा था। यहाँ मगरिब काफी जल्दी हो जाती थी
और अंधेरा भी फौरन से फैल जाता था। ऐसे में सुनसान पड़े अड्डे पर रुकना ठीक नहीं था, डाकू वगैरह भी आ सकते थे। मैंने अम्मा को एक बार फिर से समझाने की कोशिश की कि हम किसी मुसीबत में भी फंस सकते हैं, इससे बेहतर है कि हम घर चले जाएं। अगर एक बार अंधेरा फैल गया तो घर वापस जाना भी नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि रात के वक्त गांव की तरफ कोई तांगे वाला नहीं जाता था। हमारे गांव का रास्ता बहुत ही मुश्किल था, इसलिए मजबूरी में तांगे पर ही जाना पड़ता था। यहाँ रोड नहीं बनी हुई थी, इसलिए गाड़ियाँ वगैरह इस अड्डे से आगे जाती ही नहीं थी। इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी कि हम पूरी रात अड्डे पर बैठकर क्या करेंगे। वापस जाने में भी हमें बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, और अगर वैगन ठीक ना हुई और ड्राइवर ना आया तो हम कैसे सफ़र करेंगे। ये सब सोच सोच कर तो मेरी हालत ही ख़राब हुई जा रही थी। लेकिन अम्मा अपनी ज़िद पकड़ कर बैठी थी। इस बुढ़ापे में भी ख्वार हो रही थी और मुझे भी परेशान कर रही थी। उनका कहना था कि नहीं, मैं यहीं बैठकर इंतज़ार करूंगी, जब वैगन आएगी तो उसमें बैठकर शहर की तरफ जाऊंगी। दरअसल हमें अस्पताल जाना था। मेरे मामू बहुत ज़्यादा बीमार थे और वो अस्पताल में दाखिल थे। मामू चूँकि शहर में रहते थे, इसलिए उनसे मिलना जुलना इतना ज़्यादा नहीं था। वैसे भी अरसा दराज से अम्मा और इनके बीच बातचीत बंद थी। इसके पीछे भी अम्मा का ही हाथ था। मेरी अम्मा बहुत ही ज़्यादा गुस्से की तेज थी और ज़रा सी बात पर नाराज़ हो जाती। मामू के साथ भी यही मामला हुआ था। उन्हें इस बात का गुस्सा था कि मामू ने उनके दोस्त को छोड़कर अपनी पसंद की लड़की से शादी क्यों की। हालांकि अम्मा चाहती थी कि मामू की शादी अपनी इकलौती सहेली से करें, लेकिन जब मामू ने कहा कि मैं शहर में रहने वाली किसी लड़की से शादी करूंगा और मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ, तो तब से लेकर अम्मा ने उनसे बैर बांध लिया। बहुत साल गुजर गए थे, अम्मा उनसे मिलने नहीं जाती थी। मैं ही कभी कभी अब्बा के साथ वहाँ चला जाता था। मामू बहुत चाहते थे कि अम्मा से मुलाकात करें, लेकिन अम्मा ने मिलने से इनकार कर दिया था। और जब इतने साल अपनी अना में रहने के बाद अम्मा को इस बात की खबर मिली कि मामू बहुत ज़्यादा बीमार हैं और उन्हें अस्पताल में एडमिट करना पड़ा है, तो वो फौरन से भाई की मोहब्बत में दीवानी हो गई और मुझसे कहने लगी कि मुझे अभी के अभी शहर ले चलो। मैं अम्मा को लिए वैगन के अड्डे पर आया ताकि शहर जाने वाली वैगन के टिकट खरीद सकूं। हमें 4 बजे की वैगन का टाइम दिया गया था, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। वैगन आई ही नहीं थी। इंतज़ार करते करते मैं तो बहुत थक चुका था और अब अम्मा ने जिद बांधी कि वो यहीं पर रुके रहेंगी। न जाने इस खाली वैगन अड्डे पर उन्हें क्या करना था। उन्हें उम्मीद थी कि जल्द ही वैगन आ जाएगी। वो सिर्फ और सिर्फ मामू के बारे में सोचे जा रही थी और बार बार अफसोस करती कि मैंने इतने साल उससे राब्ता नहीं रखा। वो मेरा छोटा भाई था। अगर उसने अपनी मर्जी से शादी कर भी ली थी तो मुझे इतना बुरा रवैया नहीं रखना चाहिए था। मैंने अम्मा से कहा कि इस वक्त आपने गुस्से में अपनी अना ऊपर रखी और अब अफसोस कर रही हैं। अब इस सब का कोई फायदा नहीं। अम्मा बोली, मैं शुरू से ही ऐसी हूँ, हमेशा से जिद करती रही, लेकिन बाद में नुकसान ही उठाना पड़ा। बहरहाल मुझे तो इस बात की फिक्र थी कि ये जो अम्मा ने अंधेरे में यहाँ रुकने की जिद बांध रखी थी, इसने न जाने हमें कितना नुकसान पहुँचाना था। बार बार मैं एहतियात से पूरे वैगन अड्डे पर निगाहें दौड़ाता था। टिकट वाला हमारे पास आया और कहने लगा कि आज वैगन नहीं आनी, आप लोग चले जाएं, इंतजार का कोई फायदा नहीं है। सब लोग वापस चले गए हैं, आखिर क्यों बैठकर इंतजार कर रहे हैं। अम्मा ने उसे डांटा और कहा कि तुम्हारा इस बात से क्या लेना देना, हमारी मर्जी, हम जहाँ मर्जी इंतजार करें। ये तो तुम लोगों की गलती है कि वक्त पर वैगन नहीं आई। अब हमें यहाँ से भगाना चाहते हो। तुम्हारे बाप का अड्डा तो नहीं है, जाओ यहाँ से, हम यहीं बैठे रहेंगे। उसने जब अम्मा को गुस्सा करते देखा तो फौरन से वहाँ से चला गया। मेरी अम्मा की आदत थी, वो यूं ही हर किसी पर गुस्सा हुआ करती थी। मुझे तो उनके गुस्से से बहुत डर लगता था। हालांकि मैं उनका इकलौता बेटा था, लेकिन मुझे भी वो माफ नहीं करती थी। वो प्यार तो बहुत करती थी सबसे, लेकिन अपने गुस्से को ऊपर रखती। जरा सी गलती भी बर्दाश्त नहीं करती, जरा सी बात पर डांटा करती थी। यहाँ तक कि अब्बा भी उनसे खूब डरा करते। अब्बा का कहना था कि जब से तुम्हारी अम्मा से मेरी शादी हुई है, मैं तो भीगी बिल्ली बन चुका हूँ, इनके आगे मेरी कोई नहीं चलती। गांव में हम लोगों की खूब सारी जमीनें थी जिन पर खेती बाड़ी करके अच्छा गुजर बसर हो रहा था।
अब्बा को अपनी ज़मीनों से बहुत ज़्यादा प्यार था। अक्सर तो ज़मीनों पर ही सो जाते। मैं अब्बा से कहता कि घर आकर सोया करें, ज़मीनों पर सोने का क्या मकसद है। लेकिन अब्बा कहता कि ये हमें खेती देती हैं, तो हमें ज़मीन की कदर करनी चाहिए और अपनी औकात याद रखनी चाहिए। हम सब इस मिट्टी से ही पैदा हुए हैं और एक दिन हमने इसी मिट्टी के अंदर चले जाना है। मेरे अब्बा फिलॉसफर किस्म के इंसान थे। जब भी अम्मा से कोई बहस होती तो लंबी लंबी दलीलें देते और बहुत ज़्यादा बहस करते। लेकिन मैं अब्बा से कहता कि कम से कम अम्मा से तो बहस मत किया करें, क्योंकि अम्मा अपनी हार तस्लीम नहीं करती थी और आगे से गुस्सा करने लग जाती, जिससे घर का माहौल खराब हो जाता था। बहरहाल अब्बा को भी ये बात समझ आ गई थी कि वो अपनी ये फिलॉसफियाँ सिर्फ और सिर्फ गांव के लोगों के सामने रख सकते हैं, अम्मा के सामने नहीं, क्योंकि अम्मा की समझ में ये सब बातें नहीं आती थी। मुझे अम्मा अब्बा ने गांव के स्कूल से ही तालीम दिलवाई थी। हमारे गांव में सिर्फ एक ही स्कूल था। कॉलेज के लिए मुझे दूसरे गांव जाना पड़ता था। मैं पढ़ाई में चूँकि बहुत अच्छा था, इसलिए अम्मा अब्बा चाहते थे कि मैं पढ़ लिख कर एक बड़ा अफसर बनूं, बल्कि अम्मा तो चाहती थी कि मैं डॉक्टर बनूं। हालांकि मुझे डॉक्टर बनने का कोई शौक नहीं था और ना ही अफसर बनने का। मैं दरअसल एक टीचर बनना चाहता था। जब बचपन में अपने टीचर्स को पढ़ाते देखता तो सोचता कि मैं भी ऐसे ही लोगों को तालीम से रोशनास करवाऊंगा, और मैंने तभी सोच लिया था कि बड़े होकर एक टीचर बनूंगा। जब भी क्लास में मुझसे ये बात पूछी जाती कि अफसल तुम बड़े होकर क्या बनोगे, तो मैं यही कहता कि मैं बड़ा होकर टीचर बनूंगा और लोगों को तालीम दिलाऊंगा। मेरे उस्ताद ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होते थे। गांव में बहुत कम लोग अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते थे। ज़्यादातर बच्चों को खुद भी दिलचस्पी नहीं होती थी। उनके नज़दीक पढ़ाई करना बहुत ही मेहनत तलब काम था। इसमें तो कोई शक नहीं था कि ये मेहनत तलब चीज़ थी, लेकिन इसका फ़ायदा भी बहुत था। इंसान के पास समझ बूझ और इल्म होना चाहिए। ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। मेरी अम्मा पूरे गांव में बहुत ही फ़ख्र से इस बात का ऐलान किया करती कि मेरा बेटा तो अच्छा खासा पढ़ा लिखा है। हालांकि अम्मा को ये पता नहीं था कि इंटर किसे कहते हैं। बस वो उंगलियों पर गिनती थी कि मुझे पढ़ते पढ़ते इतने साल हो गए हैं। तो वो सबसे इसी हिसाब से बात करती और कहती कि मेरा बेटा तो इतने सालों से पढ़ रहा है, एक दिन वो हमारा नाम रोशन करेगा। हमारा घर काफ़ी बड़ा और पुराने तर्ज पर बना हुआ था। अम्मा ने घर के एक बड़े हिस्से में सब्जियां वगैरह उगा रखी थी। हालांकि हमारे खेतों में भी सब्जियां होती थी, लेकिन अम्मा को घर पर भी सब्जियां लगाने का बेहद शौक था। वो बागबानी भी करती। अब्बा को अम्मा के इस शौक से चिढ़ थी, क्योंकि अम्मा पूरा दिन बागबानी में मसरूफ रहती और जगह जगह मिट्टी फैलाई रखती, और अब्बा बहुत ही नफीस तबीयत के मालिक थे। हालांकि वो खुद भी ज़मीनों पर काम करते थे, लेकिन कभी भी गंदगी नहीं फैलाते थे और बहुत ही एहतियात से काम किया करते। अब्बा की नफीस तबीयत पर ये जगह जगह फैला गारा नागवार गुजरता था, इसलिए अम्मा और अब्बा के बीच अक्सर ही इस बात पर बहस हो जाती थी। अब्बा अम्मा से कहते कि अगर तुम्हें बागबानी का इतना ही शौक है तो एहतियात से काम किया करो। तुम सारी मिट्टी फैलाती हो और फिर वही मिट्टी वाले पाँव पूरे घर में लेकर घूमती रहती हो। कितनी बार सफाई करनी पड़ती है। अम्मा थोड़ी लापरवाह किस्म की औरत थी, इसलिए बार बार सफाई करने के बजाय एक ही बार सफाई कर देती। लेकिन अब्बा थोड़ी थोड़ी देर बाद एक ही जगह को साफ किया करते थे। मुझे कभी कभी लगता कि अब्बा नफसियाती हैं। मैं अब्बा से कहता कि अम्मा को एक बार काम निपटाने दे, उसके बाद वो खुद ही जगह साफ कर देती हैं, तो आप इतने ज़्यादा परेशान क्यों होते हैं और अम्मा से झगड़ा क्यों करते हैं। लेकिन अब्बा का कहना था कि मुझे गंद बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, मुझे हर चीज़ बिल्कुल साफ सुथरी पसंद है, इसलिए मैं तुम्हारी अम्मा को बार बार यही बात बोलता हूँ। लेकिन वो मेरी कोई बात सुनने को तैयार नहीं होती। अम्मा अब्बा की लड़ाई से मैं बहुत ही तंग आ चुका था, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं जाकर हॉस्टल में रहना शुरू कर दूं। मैंने कॉलेज ख़त्म होने के बाद अब्बा से कहा कि अब मैं शहर जाकर पढ़ना चाहता हूँ और हॉस्टल में रहूँगा। अब्बा ने जब ये सुना तो कहने लगे, हॉस्टल में रहने की क्या ज़रूरत है, तुम्हारे इकलौते मामू वहीं रहते हैं, उनके घर रह लेना। वैसे भी उनकी कोई औलाद नहीं है और वो तुम्हें हद से ज़्यादा पसंद करते हैं। वो खुशी खुशी तुम्हें अपने घर रखेंगे, बल्कि अगर उन्हें पता चला कि तुम हॉस्टल में रह रहे हो तो वो इस बात से बेहद नाराज़ हो जाएंगे। चलो तुम परेशान मत हो, मैं उनसे बात कर लूँगा। मैंने अब्बा से कहा कि शायद आप भूल रहे हैं,
अगर अम्मा को इस बात का पता चल गया तो वो एक हंगामा खड़ा कर देंगी, क्योंकि उन्हें ये बिल्कुल भी पसंद नहीं कि मैं मामू के घर जाऊं। अब्बा कहने लगे, तुम इस बात की फिक्र मत करो, तुम्हारी अम्मा को पता भी नहीं चलेगा। यूं अब्बा ने सारा इंतजाम करवाया और चुपके से मुझे हॉस्टल के बहाने मामू के घर पहुंचा दिया। अम्मा को यही बताया गया था कि मैं तो हॉस्टल में रह रहा हूँ, हालांकि दरअसल मैं मामू के घर रह रहा था। मामू ने जब मुझे अपने घर में पाया तो हद से ज्यादा खुश हो गए और कहने लगे कि मैं तो इंतजार कर रहा था, मेरी आंखें तरस गई थी तुम्हें देखने के लिए। जब तुम्हारे अब्बा ने बताया कि अब से तुम हमारे साथ रहोगे तो मेरी खुशी की कोई इंतहा न रही। मैं और मेरी बीवी इतने बड़े घर में अकेले ही रहते हैं, मैंने तुम्हारे लिए कमरा भी सेट करवा दिया है। मामी भी बहुत ही अच्छे इखलाक की मालिक थी। मैं बहुत ही आराम सुकून से वहाँ रह रहा था। कम से कम अम्मा अब्बा के झगड़े तो सुनने को नहीं मिलते थे। पढ़ाई में भी काफी अच्छा था। बस मुझे एक ही बात का डर था कि अम्मा को इस सब के बारे में ना पता चल जाए कि मामू मुझे अपने घर में रखे हैं। मामू ने मुझे छत वाला कमरा दिया था जो कि बड़ा हवादार था। मैंने उस कमरे में अपना सारा सामान वगैरह सेट किया और वहाँ रहना शुरू कर दिया। मामू के घर की छत काफी बड़ी बनी हुई थी और साथ में स्टोर रूम भी था। अक्सर ही मैं छत पर कुर्सी रखकर बैठकर चाय वगैरह पीता और किताब का मुताला किया करता। ये मेरा बेहतरीन मशगला था। एक दिन मैं मुताला कर रहा था। उस वक्त शाम का वक्त हो रहा था। आस पास की छतें बिल्कुल वीरान पड़ी हुई थी। अमूमन मगरिब के वक्त तो लोग छतों पर नहीं आते। धीरे धीरे अंधेरा फैल रहा था, लेकिन मुझे वो किताब पूरी करने की जल्दी थी, इसलिए थोड़ी सी रोशनी में भी मैं उससे पढ़ रहा था। हालांकि मैं चाहता तो अंदर कमरे में बैठकर भी पढ़ लेता, लेकिन मौसम बहुत ही खुशगवार हो रहा था, इसलिए मैंने यहीं बैठना मुनासिब समझा। वैसे भी किताब पढ़ते पढ़ते मुझे वक्त गुजरने का पता ही नहीं चलता था। उस वक्त भी कब मगरिब हुई मुझे इस बात का इल्म ही ना हो सका। थोड़ी ही देर बाद अंधेरा फैलना शुरू हो गया। मैंने छत की लाइट जला ली और उसकी रोशनी में बैठकर पढ़ना शुरू कर दिया। हालांकि मामू मुझे मना करते थे कि इतनी कम रोशनी में मत पढ़ा करो, तुम्हारी नज़र खराब हो जाएगी, मगर मेरे अंदर किताब पीने का कीड़ा मुझे बार बार मजबूर करता था, इसलिए मैं ये किताब खत्म करके ही उठना चाहता था। नीचे से कई बार मामू मुझे आवाज दे चुके थे कि नीचे आकर बैठ जाओ, हमसे थोड़ी देर बातचीत करो, और मैं उन्हें 5 मिनट का बोलकर मुसलसल टाले जा रहा था। अभी मैं किताब पढ़ ही रहा था कि अचानक से मुझे वहाँ किसी के महसूस होने का एहसास हुआ, जैसे वहाँ पर कोई मौजूद हो। यूं लग रहा था मेरे आसपास ही कोई है। मैंने मुड़कर पूरी छत पर निगाहें दौड़ाईं, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। पूरी छत खाली और सुनसान पड़ी थी। मैंने अपनी तवज्जो किताब की तरफ मरकूज कर ली, लेकिन फिर मेरे कान के करीब अचानक से साईं साईं की आवाज आई। मैंने चौंक कर मुड़कर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। कोई नजर नहीं आ रहा था, लेकिन किसी का एहसास जरूर हो रहा था। यूं लग रहा था जानबूझकर कोई मुझे परेशान कर रहा है। मैं एकदम से खौफजदा हो गया और फौरन से अपनी किताब उठाकर लाइट बंद करके कमरे में आकर बैठ गया। उसके बाद मामू ने कई बार मुझे नीचे आने के लिए आवाज दी, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं कमरे से बाहर निकलूं और नीचे जाऊं। मुझे डर लग रहा था कि अगर मैं बाहर निकला तो दोबारा से कोई मुझे परेशान करना शुरू कर देगा, इसलिए कमरे में ही दुबक कर बैठ गया। मैं फितरी तौर पर बहुत ही ज्यादा डरपोक था, लिहाजा सुबह से पहले मैं कमरे से बाहर नहीं निकला। सुबह नीचे आया तो मामू ने कहा कि रात भर में तुम्हें इतनी आवाजें देता रहा, लेकिन तुमने कमरे का दरवाजा नहीं खोला। आखिर क्या बात है जो तुम अंदर बंद हो गई थी? मैं तो डर रहा था कि कहीं तुम्हारी तबीयत वगैरह तो नहीं खराब हो गई। मैंने मामू से नजरें चुराते हुए कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि मैं सो गया था, जल्दी ही नींद आ गई थी, पता नहीं चला। मैंने बहाना बना दिया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मामू को इस बात का अंदाजा हो कि मैं हद से ज्यादा डरपोक हूँ, वरना सब मेरा मजाक उड़ाते, जो कि मुझे मंजूर नहीं था। बचपन से ही मैं बहुत ज्यादा डरता था। अपने घर में भी मैं रात के वक्त कहीं बाहर नहीं निकलता था। उस दिन के बाद से मैंने बहुत ही ज्यादा मोहतात रहना शुरू कर दिया। मैं अपनी तालीम मुकम्मल करके वापस गांव आकर गांव के स्कूल में नौकरी करना चाहता था, क्योंकि वहां पर अच्छे उस्ताद की बहुत ज्यादा कमी थी और कोई भी इतनी दूर दराज गाँव में आकर पढ़ाना नहीं चाहता था।
जब मेरी पढ़ाई मुकम्मल हुई और मैं वापस आ गया तो मामू उदास हो गए और कहने लगे कि तुम्हारे साथ हमारा वक्त बहुत ही अच्छा गुजरा था, अब तुम जा रहे हो तो मुझे बहुत उदासी हो रही है। मैंने मामू से वादा किया था कि मैं हर कुछ अरसे के बाद आकर उनसे मिलता रहूंगा, लेकिन गांव आकर मैं इतना ज्यादा मसरूफ हो गया कि शहर जाने का इत्तेफाक ही नहीं हुआ। और फिर मैंने इरादा किया था कि मैं गांव में एक अच्छा स्कूल तामीर करवाऊंगा। इसके लिए सरकार से इजाजतनामा भी ले लिया था। इन्हीं कामों में मशगूल होकर मुझे बाकी सब कुछ भूल गया था। मैं ये भी भूल गया था कि मामू के घर की छत पर मुझे किसी के होने का एहसास महसूस होता था। हालांकि ये चीज़ मैंने गांव आकर भी एक दो बार महसूस की थी, लेकिन फिर नज़रअंदाज कर दी। मसरूफियात की वजह से इतना मौका ही नहीं मिला कि इस बारे में सोच सकूं। बहरहाल मेरा स्कूल तामीर हो रहा था। नया स्कूल देखकर तो मुझे हद से ज़्यादा खुशी हो रही थी। अब्बा ने इस स्कूल के लिए अपनी एक दो ज़मीनें भी बेच दी थी। वो चाहते थे कि बच्चों को अच्छी तालीमी सहूलियात मुयस्सर हों। मेरा इरादा था कि लोगों के साथ मिलकर उनकी मदद से यहाँ पर एक छोटा सा क्लिनिक भी बनाऊंगा, ताकि जब भी कोई बीमार हो उसे शहर ना जाना पड़े, बल्कि उसको पहली तिब्बी इमदाद यहीं पर मिल जाए। वरना लोगों को इंतहाई मुश्किल से शहर जाकर इलाज करवाना पड़ता था, और शहर जाते जाते बहुत सी जानें ज़ाया भी हो जाती थी, क्योंकि शहर जाने का रास्ता इतना आसान नहीं था और अच्छा खासा वक्त लग जाता था। लोग मुझे बहुत दुआएं देते कि तुम हमारे लिए बहुत ही अच्छे काम कर रही हो, हमारे बच्चों के लिए अच्छा स्कूल बनवाया और अब एक क्लिनिक भी बनवा रही हो। मैंने अपने एक दोस्त से बात भी कर ली थी। वो कुछ डॉक्टर्स को जानता था जो गांव आकर काम करने के लिए तैयार थे। हालांकि सरकारी डॉक्टर्स भी तैनात किए जाते थे, लेकिन वो कुछ ही दिन में यहाँ से भाग जाते। कोई भी इतने दूर दराज गाँव में आकर इलाज करने के लिए और यहाँ रहने के लिए राजी नहीं होता था। यहाँ बुनियादी सहूलतें तकरीबन ना होने के बराबर थीं, इसलिए मैंने गांव वालों की मदद से मिलकर अच्छे खासे पैसे जमा किए और यहाँ क्लिनिक का काम शुरू करवा दिया। क्लिनिक के लिए नर्स वगैरह का बंदोबस्त भी कर दिया गया था। कुछ ही दिन में स्कूल और क्लिनिक दोनों का इफ्तिताह हो जाना था। इन कामों में मसरूफ होकर मैं मामू को मुकम्मल तौर पर भूल चुका था। जहाँ तक उन्हें फ़ोन करके उनकी खैरियत पूछने का भी मेरे पास वक्त नहीं था, और ना ही मुझे ख्याल आया। अम्मा मुझसे हर वक्त शिकवा करती थी कि तुम घर पर रुकते ही नहीं हो, जब से तुम शहर से आए हो किसी न किसी काम में मशगूल रहते हो। रात के किसी पहर जाकर घर आते हो और सुबह सवेरे निकल जाते हो। ना ही तुम्हें अपने खाने पीने का होश है और ना ही किसी दूसरी चीज का। अम्मा के सारे शिकवे बचा थे, लेकिन मैं क्या करता, वक्त और मेहनत ना करता तो ये ख्वाब पूरा ना हो पाता। मैंने अम्मा से वादा किया कि कुछ दिन के बाद मैं फारिग हो जाऊंगा और आपके साथ बागबानी में हाथ भी बटाऊंगा। अम्मा की बातें सुनकर अब्बा कहते थे कि तुम्हारा बेटा इतना मसरूफ रहता है तो तुम जानबूझकर इससे परेशान क्यों करती हो। लेकिन अम्मा आगे से कहती कि मैं इससे परेशान नहीं करती, मुझे तो समझ नहीं आता कि ये गांव में स्कूल वगैरह क्यों बनवा रहा है, जबकि गांव के लोगों को पढ़ाई करने में कोई दिलचस्पी नहीं, ना ही कोई अपने बच्चों को स्कूल भेजता है। मैंने अम्मा से कहा कि इसमें भी टीचर्स की ही गलती है, वो ठीक से लोगों को आगाही नहीं देते। लेकिन मेरा इरादा है कि लोगों को इस बात की तरफ मुतवज्जो करूंगा कि वो अपने बच्चों को तालीम दिलवाएं। देखें, मैंने भी तो तालीम हासिल की है, लोगों को तरगीब मिलेगी तो वो खुद ब खुद आएंगे। और आप जो सबके सामने जाकर तारीफी करती हैं कि आपके बेटे ने इतना पढ़ा है, कम से कम उन्हें इस बात की तरगीब दिलाएं कि वो भी अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजें। मेरी बातें सुनकर अम्मा कहती कि तुम भी अपने बाप की तरह फिलोसफर ही बनते जा रहे हो। मेरे सामने ये सब मत बोला करो। मैं जाकर किसी की मिन्नत नहीं करूंगी कि वो तुम्हारे स्कूल में किसी को भेजे। वैसे भी यहाँ के लोग स्कूल वगैरह की कदर क्या जाने। इनको मौका मिले तो ये स्कूल को ही गाय वगैरह का बाड़ा समझ लें। अम्मा की बात सुनकर मैं और अब्बा हंस पड़े। इसमें तो कोई शक नहीं था कि गांव के लोगों ने पहले वाले स्कूल के एक हिस्से को भी बाड़ा बनाया हुआ था और वहां अपनी भैंसें और गाय वगैरह बांध देते थे। बहुत ही मुश्किल से मैंने लोगों को समझाया था कि ये सब ना करें। कुछ ही दिन गुजरे तो एक दिन जब मैं थका हारा घर वापस आया तो देखा कि अम्मा हद से ज्यादा परेशान थी और अब्बा भी सर झुकाए बैठे थे। मैंने अम्मा को पहली बार इस तरह से परेशान देखा था, वरना अम्मा अब्बा जहां मौका मिलता एक दूसरे से चोंचे लड़ाने लग जाते थे। लेकिन अभी दोनों परेशान हाल खामोश बैठे थे।
میں نے دونوں سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، آخر کیا بات ہے۔ اماں نے کہا کہ شہر سے تمہارے ماموں کا فون آیا تھا۔ یہ سن کر میں چونک گیا، کیونکہ اماں نے آج سے پہلے تو کبھی بھی ماموں کا فون نہیں اٹھایا تھا، نہ ہی ان سے بات کی تھی۔ تو اب ایسا کیا ہو گیا تھا کہ وہ لوگ پریشان ہو رہے تھے؟ مجھے بھی موقع نہیں ملا تھا کہ میں ماموں سے بات کر سکوں۔ ابا نے کہا کہ تمہارے ماموں بہت زیادہ بیمار ہیں اور انہیں ہسپتال میں داخل کروانا پڑا ہے۔ یہ سن کر تمہاری اماں حد سے زیادہ پریشان ہو گئی ہے، اب جلد سے جلد ان کے پاس جا کر انہیں دیکھنا چاہتی ہے۔ میں بھی فوراً سے پریشان ہو گیا کہ ماموں بیمار ہیں اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ مجھے شرمندگی بھی ہوئی کہ میں نے ان کا خیال نہیں رکھا، حالانکہ میں جانتا تھا کہ ان کی کوئی اولاد نہیں ہے، تو کم سے کم مجھے ان کا خیال رکھنا چاہیے تھا۔ میں نے اماں سے کہا کہ آپ پریشان مت ہوں، میں کل صبح ہی اڈے پر جا کر ویگن کا ٹکٹ لے کر آؤں گا اور ہم لوگ شہر نکل جائیں گے۔ اماں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور پھر وہ صبح تک بیٹھ کر روتی رہی۔ صبح سویرے ہی میں ویگن کے اڈے پر آ گیا۔ ٹکٹ کا پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ابھی ٹکٹ نہیں ہے، دوپہر میں آ کر لے جانا۔ میں واپس آیا، اماں سامان باندھے میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے اماں سے کہا کہ دوپہر کے وقت ٹکٹ ملے گا۔ اماں کہنے لگیں ٹھیک ہے، دوپہر میں جب تم جاؤ گے تو میں تمہارے ساتھ ہی نکل جاؤں گی، ورنہ تمہیں دوبارہ سے چکر لگانا پڑے گا، اور بار بار اڈے سے گاؤں آنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اماں کی بات بھی ٹھیک تھی، ایک تو فاصلہ کافی لمبا تھا اور راستہ بھی بہت خراب تھا۔ میرا بس چلتا تو میں یہاں پر بھی روڈ بنوا لیتا، لیکن یہ میرے بس میں نہیں تھا۔ میں نے اماں کا سامان اٹھایا اور انہیں ساتھ لیے ویگن اڈے کی طرف چل پڑا۔ ٹانگے والے نے ہمیں ویگن اڈے کے پاس اتار دیا۔ میں نے اسے کرایہ دیا اور اماں سے کہا کہ آپ سامان لے کر ایک جگہ بیٹھ جائیں، لیکن وہاں پر تو بیٹھنے کی جگہ بالکل بھی نہیں تھی۔ مجبوراً اماں کو وہاں کھڑا ہونا پڑا۔ میں بار بار پریشان ہو رہا تھا کہ اماں کی اب کافی عمر ہو چکی ہے اور وہ بوڑھی ہو چکی ہیں، یوں کتنی دیر تک کھڑی رہیں گی؟ ویسے بھی ان کی ٹانگوں میں شدید درد رہتا تھا۔ میں ٹکٹ گھر آیا اور ٹکٹ والے آدمی سے کہا کہ مجھے ویگن کا ٹکٹ دے دو، مجھے شہر کی طرف جانا ہے۔ اس نے مجھے 4 بجے کے 2 ٹکٹ دے دیے اور کہا کہ 4 بجے ویگن آئے گی، وہاں انتظار کر لو۔ میں اماں کے پاس آیا اور کہا کہ اماں ابھی ویگن آنے میں ٹائم ہے، 4 بجے کا ٹکٹ ملا ہے، تب تک ہمیں انتظار کرنا ہوگا۔ اماں بولی مگر میری ٹانگیں تو شدید درد کر رہی ہیں، میں کیسے انتظار کروں گی؟ یہاں پر تو بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں ہے، مگر مجبوری تھی، ہمیں انتظار تو کرنا ہی تھا۔ اماں نے ماموں کے لیے کچھ کھانے پینے کی چیزیں بھی بنائی تھیں اور بیگ میں وہی بھری ہوئی تھی۔ ان نازک چیزوں پر بیٹھنے کے لیے اماں کو تو نہیں کہہ سکتا تھا، ورنہ ان سے کہہ دیتا کہ آپ سامان والے بیگ پر بیٹھ جائیں۔ میں اماں کی وجہ سے پریشان ہو رہا تھا کہ ان کی طبیعت نہ خراب ہو جائے۔ کافی وقت گزر گیا۔ جب 4 بجے تو میں نے اماں سے کہا چلیں ویگن آنے والی ہے، لیکن اسی وقت اعلان ہوا کہ ویگن ابھی نہیں آئے گی، کافی دیر لگ جائے گی اسے آنے میں۔ یہ سن کر تو میں مزید پریشان ہو گیا۔ اب سب مسافر پریشان ہو رہے تھے اور آہستہ آہستہ کر کے واپس جانے لگے۔ میں نے بھی اماں کی بہت منتیں کی کہ آپ بھی میرے ساتھ واپس گاؤں چلیں، لیکن اماں میری بات سننے کو راضی نہیں تھی۔ چاروں طرف اندھیرا پھیلنے لگ گیا تھا اور سنسان اڈے پر بیٹھے ہم لوگ ویگن کا انتظار کر رہے تھے۔ مجھے تو لگ رہا تھا کہ ویگن آئے گی ہی نہیں، لیکن تھوڑی ہی دیر گزری کہ اچانک سے ویگن وہاں پر آ گئی۔ میں نے ویگن اڈے پر نگاہ دوڑائی تو وہاں پر سب کچھ بند تھا، یہاں تک کہ ٹکٹ گھر والا آدمی بھی ٹکٹ گھر بند کر کے جا چکا تھا۔ تو آخر اس سنسان اڈے پر کون سی ویگن آئی ہے؟ میں حیران ہوا۔ اماں نے جب ویگن کو آتے دیکھا تو فوراً سے خوش ہوئی اور کہنے لگی کہ افضل جلدی کرو، سامان اٹھاؤ، ہم لوگ ویگن میں بیٹھتے ہیں۔ میں نے اماں سے کہا کہ کم سے کم مجھے یہ تو دیکھنے دیں کہ یہ کون سی ویگن ہے، ہمارے پاس تو اس کا ٹکٹ بھی نہیں ہے۔ لیکن اماں سننے کو تیار نہیں تھی، فوراً سے جا کر اس ویگن میں بیٹھ گئی۔ ناچار مجھے بھی سامان اٹھا کر ویگن میں آنا پڑا۔ ویگن مسافروں سے بھری پڑی تھی۔ میں اور اماں ایک سیٹ پر آ کر بیٹھ گئے۔ کنڈکٹر نے ہمیں کچھ بھی نہیں کہا۔ سب مجھے عجیب عجیب نظروں سے گھور رہے تھے، یوں لگتا تھا کہ یہ سب لوگ ہمیں انسان نہیں سمجھ رہے بلکہ کوئی اور ہی مخلوق سمجھ رہے ہیں۔ بہرحال میں اماں کے ساتھ خاموشی سے بیٹھ گیا۔ اماں اس بات سے خوش تھیں کہ انہیں ویگن مل گئی ہے اور ہم لوگ شہر پہنچ جائیں گے اور وہ اپنے بھائی سے مل پائیں گی،
लेकिन मैं परेशान हो रहा था कि आखिर अचानक से वैगन कहाँ से आ गई है, जबकि टिकट घर के मालिक ने कहा था कि अभी कोई वैगन नहीं आएगी। कहीं हम किसी गलत वैगन में तो नहीं बैठ गए या किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गए। ये ख्याल मुझे मुसलसल आया जा रहा था। मैंने अम्मा से इस बात का इजहार भी किया, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम खामखा में परेशान हो रही हो। हमारे बराबर वाली सीट में ही एक 15 साल लड़की बैठी थी। मैंने देखा कि वहाँ आसपास कोई नहीं था, वो अकेली बैठी हुई थी। मुझे हैरत हुई कि अकेली वो कहाँ जा रही है। इतनी छोटी सी बच्ची थी और अकेले कहीं जा रही है। मैंने उससे पूछना चाहा कि तुम्हारे अम्मी अब्बू कहाँ हैं, लेकिन उसने मुझे ऐसे घूर कर देखा कि मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं हुई। बार बार मैं उसके चेहरे की तरफ देखता तो यूं लगता जैसे उसकी आंखें शोला उगल रही हों। यहाँ सब कुछ बहुत ही अजीब था। तभी मेरी निगाह सामने पड़ी। वैगन मामूल के रास्ते से जाने के बजाय जंगल के रास्ते की तरफ जा रही थी। मैंने चिल्लाकर कहा कि ये शहर जाने का रास्ता नहीं है, जंगल का रास्ता है, यहाँ क्यों जा रही हैं? अम्मा ने फौरन से मुझे पकड़कर बिठा दिया और कहा कि तुम चिल्ला क्यों रही हो सकता है कि ये लोग छोटे रास्ते से जा रहे हो, वहाँ भी एक रास्ता शहर की तरफ जाता है। लेकिन मुझे साफ लग रहा था कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है, इसलिए मैंने अम्मा से कहा कि हमें इस वैगन से उतर जाना चाहिए। मुझे कुछ गलत लग रहा था, मगर अम्मा थी कि मुसलसल अपनी जिद पर अड़ी रही। वैगन के तमाम लोग मुझे अजीब नजरों से मुसलसल घूरे जा रहे थे। उनका देखना मुझे खौफजदा कर रहा था, लेकिन अम्मा मजे से बैठी थी, उन्हें कुछ भी अजीब नहीं लग रहा था। तभी वैगन एक जगह जाकर रुक गई। चारों तरफ घना जंगल था। कुछ मुसाफिर वैगन से उतरकर चले गए। तकरीबन वैगन आधी से ज्यादा खाली हो गई थी और फिर वहीं से आगे बढ़ने लगी। मैंने ड्राइवर से एक बार फिर पूछा कि तुम हमें कहाँ लेकर जा रहे हो, तो उसने कहा कि खामोश हो जाओ। उसकी आवाज बिल्कुल घुराती हुई आवाज लग रही थी। मैं डर कर अपनी जगह पर बैठ गया। अब अम्मा को भी एहसास हो रहा था कि हम किसी मुसीबत में फंस चुके हैं। मैंने अम्मा को समझाया कि जब मैं यहाँ से शहर पढ़ने के लिए जाता था तो कभी भी कोई वैगन जंगल के रास्ते से नहीं गुजरती थी, क्योंकि ये खतरनाक रास्ता है। मुझे लगता है कि हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। अम्मा ने कहा कि शायद ऐसी ही बात है, ये तो वाकई में घना जंगल है, आखिर ये हमें कहाँ लेकर जा रही हैं। मैंने जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया, लेकिन कंडक्टर ने आकर हमसे कहा कि खामोश हो जाओ, अगर चिल्लाए तो हम तुम्हें यहाँ से नीचे गिरा देंगे। कंडक्टर की धमकी सुनकर मैं और अम्मा बिल्कुल खामोश हो गए। हमारे साथ बैठी वो 15 साल लड़की मुसलसल अजीब अजीब हरकतें कर रही थी। फिर वो अचानक से मेरे सामने आकर बैठ गई और अम्मा से कहने लगी कि ए बुढ़िया, तुम कहाँ जा रही हो? अम्मा ने कहा कि तुम इतनी कम उम्र हो और मुझसे इस तरह बदतमीजी से बात कर रही हो, क्या तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने बात करने की तमीज नहीं सिखाई? अम्मा की ये बात सुनकर वो जोर जोर से चिल्लाने लगी और कहने लगी, अगर तुमने दोबारा मेरे माँ बाप के बारे में कुछ कहा तो मैं तुम्हें बहुत बुरी सजा दूंगी। मैंने अम्मा से कहा कि मुझे ये कोई और ही मखलूक लग रही है, इसलिए इससे बहस मत करें। लेकिन मेरी अम्मा किसी की बात सुन ले, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता था। अभी भी उन्होंने अपनी अना को बीच में लाया और फौरन से उस लड़की से बहस शुरू कर दी। बात इतनी बढ़ गई कि ड्राइवर और कंडक्टर भी वहां आ गए। वैगन बीच में रोक दी और अम्मा को कुछ न कुछ कहने लग गए। मैंने बहुत मुश्किल से सबको ठंडा करवाया। ये वैगन दोबारा से चलने लगी। थोड़ी ही देर में मेरी निगाह ड्राइविंग सीट पर पड़ी तो ये देखकर मेरे हलक से चीखें निकल गईं कि वहां तो ड्राइवर था ही नहीं और वो वैगन खुद ब खुद चल रही थी। मैंने अम्मा से कहा कि इस तरफ देखे, वहां तो कोई भी नहीं है। अम्मा भी देखकर डर गईं और अब सही मानों में हमें डर लग रहा था। वो वैगन बहुत ही तेजी से चली जा रही थी और न जाने किस रास्ते पर गामजिन थी। ये जंगल तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था, ना ही वैगन कहीं रुक रही थी। आहिस्ता आहिस्ता वैगन में मौजूद नजर आने वाले सारे के सारे लोग गायब हो गए, सिवाय उस 15 साल लड़की के। मैं, अम्मा और 15 साल लड़की अब इस वैगन में मौजूद थे और वो वैगन खुद ब खुद चलती जा रही थी। मैंने उस लड़की से डरते डरते पूछा कि ये सब लोग कहाँ गए हैं, तुम इनके साथ क्यों नहीं उतरी? तो उसने खुरा कर कहा, मेरी मंजिल अभी नहीं आई, जब आएगी तो मैं उतर जाऊंगी। मैंने एक बार फिर हिम्मत करके उससे सवाल पूछा कि ड्राइवर के बिना ये वैगन किस तरह से चल रही है, ये कैसे मुमकिन है?
तो उसने जोर जोर से कहकहे लगाते हुए मुझसे कहा कि ये तो जिन्नाती वैगन है, देखो तुम एक जिन्नाती वैगन में बैठे हो और ये जिन्नात ही चला रहे हैं। ये सुनकर मैं हैरान रह गया और मैंने कहा कि अभी तो इससे कोई आदमी चला रहा था, तो फिर अचानक से वो कहाँ गायब हो गया। उस लड़की ने कहा कि मैंने तुम्हें बताया है ना, ये जिन्नाती वैगन है और वो आदमी भी जिन था। अब वो तुम्हें नजर नहीं आ रहा, लेकिन वो इसी वैगन को चला रहा है। ये वैगन जिन्नात के कबीले की तरफ जाएगी। रोजाना ये इसी रास्ते से गुजर कर जाती है, लेकिन आज तुम्हारी किस्मत बुरी थी जो तुम इसमें बैठ गई। हालांकि इस वैगन अड्डे पर सबको मालूम है कि यहाँ पर एक जिन्नाती वैगन आती है। जो भी इंसान इसमें बैठता है वो दोबारा कभी भी वापस गाँव नहीं पहुँच पाता। क्या तुम्हें इस बारे में किसी ने खबरदार नहीं किया? मैं और अम्मा हद से ज्यादा खौफजदा हो गई। उस लड़की से कहने लगे, तुम कौन हो? क्या तुम भी एक जिनजाती हो? उसने कहा, हाँ मैं भी एक जिनजाती हूँ। मैंने अम्मा से कहा कि अब हम घर वापस कैसे जाएंगे? मैं बहुत ज्यादा डर महसूस कर रहा हूँ। अम्मा कहने लगी कि मुझे नहीं पता, इस लड़की से ही पूछ लेना। हालांकि कुछ देर पहले वो इससे हद से ज्यादा बहस कर रही थी और अब उसी से मदद की दरख्वास्त मांगने का कह रही थी। मैंने हिम्मत करके लड़की से बातचीत शुरू की और कहा कि देखो, हम लोग बहुत परेशान हैं। मेरे मामू अस्पताल में दाखिल हैं, हमें उनके पास जाना है। हम गलती से तुम्हारी वैगन में बैठ गई। हमें नहीं पता था कि ये जिन्नाती वैगन है, ना ही हमें किसी ने इस बारे में बताया था। तुम हमारी मदद करो और हमें शहर जाने वाले रास्ते की तरफ उतार दो। हम खुद शहर की तरफ चले जाएंगे या फिर अपने गांव वापस चले जाएंगे। लड़की ने कहा कि अब ये मुमकिन नहीं है, हम बहुत दूर आ चुके हैं। ये जिन्नात का इलाका है और यहाँ से वापस जाना किसी के बस की बात नहीं। जब तक शहंशाही जिन्नात नहीं चाहेंगे, हम तुम्हें वापस नहीं भिजवा सकते। न जाने हम किस मुसीबत में फंस चुके थे। मैं तो सर थाम कर बैठ गया। पता नहीं वो शहंशाही जिन्नात हमें वापस जाने की इजाजत देगा या नहीं, या फिर सारी जिंदगी जिन्नात की खिदमत करते हुए ही गुजरनी थी। थोड़ी ही देर बाद वैगन एक जगह जाकर रुक गई। वो लड़की कहने लगी, मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें शहंशाही जिन्नात के पास लेकर जाती हूँ। दुआ करो कि वो तुम पर रहम कर ले और तुम्हें तुम्हारे इलाके में वापस जाने की इजाजत दे दे। मैं और अम्मा डरते डरते अपना सामान लिए उस लड़की के पीछे आई। ये काफी अजीब सा इलाका था और अजीबो गरीब वजूद वहाँ घूम रहे थे, जिनके चेहरे देखकर मुझे हद से ज्यादा खौफ महसूस हो रहा था। वो लड़की हमें साथ लिए शहंशाह जिन्नात के पास आई और कहने लगी, ये दो इंसान हैं और दोनों ही गलती से हमारी वैगन में बैठ गए। अब इन्हें वापस अपने इलाके में जाना है। अगर आपकी इजाजत हो तो हम इन्हें वापस भिजवा दें। जिन्नात के शहंशाह ने मेरे से और अम्मा से सवालात किए। मैंने उन्हें सारा वाकया कह सुनाया और कहा कि हमें अपने मामू की अयादत के लिए शहर जाना है, हमें मुआफ कर दें, हमसे गलती हो गई है। जिस पर शहंशाह जिन्नात ने कहा कि ठीक है, हम तुम्हें मुआफ करते हैं, लेकिन तुम्हें उस लड़की से भी मुआफ़ी मांगनी पड़ेगी। तुम लोगों ने रास्ते में इसे बेहद परेशान किया है। मैं हैरान हुआ कि इससे ये बात कैसे पता चली। बहरहाल मैंने और अम्मा ने उस लड़की से मुआफ़ी मांगी। फिर जिन्नात हमें वापस उसी वैगन में वैगन अड्डे पर छोड़ आए। जब हम वैगन अड्डे पर पहुंचे, ये देखकर हैरत की इंतहा न रही कि वो वैसे का वैसा सुनसान पड़ा हुआ था और जिस वक्त हम वहां से निकले थे, वैगन अड्डे पर अब भी वही वक्त हो रहा था। यानी बीच का वो वक्त वो हमने कहीं खो सा दिया था। यहाँ पर तो वो वक्त गोया रुक सा गया था। ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा हैरत की बात थी। वैगन अड्डे पर पहुंचकर अम्मा ने मुझसे कहा कि चलो जल्दी से वापस गांव की तरफ चलते हैं। मैं दोबारा कभी भी ऐसी जिद नहीं करूंगी और ना ही किसी वैगन में इस तरह से बैठ जाऊंगी। मैंने और अम्मा ने एक बहुत ही बुरा तजुर्बा किया था, इसलिए अभी तक हमारे हवास बहुत ही ज्यादा खराब थे। कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। मैंने अम्मा के साथ सामान उठाया और गांव के रास्ते की तरफ चला आया। शुक्र है कि हमें फौरन से तांगे वाला मिल गया था, जिसने हमें घर पहुंचाया। अब्बा ने जब हमें यूं हवास बागता सामान के साथ वापस घर आते देखा तो कहने लगे कि क्या हुआ, तुम लोग शहर नहीं गए? मैं तो सोच रहा था कि शहर वाली वैगन में बैठ भी गए होगे और शहर पहुंचने वाले होगे। लेकिन अम्मा और मेरे चेहरे पर परेशानी देखकर अब्बा कहने लगे, तुम दोनों तो हद से ज्यादा परेशान नजर आ रही हो, मुझे बताओ क्या बात है। मैंने अब्बा को सारा वाकया सुनाया, जिसे सुनकर वो भी हद से ज्यादा परेशान हो गए और कहने लगे,
میں نے بہت بار سن رکھا ہے کہ گاؤں کے راستے سے ایک ایسی ویگن جاتی ہے جو جنات کی ویگن ہے اور وہ جنگل کے راستے سے جاتی ہے، لیکن میں اور باقی لوگ اس بات پر بالکل بھی یقین نہیں رکھتے تھے۔ میں نے ابا سے کہا کہ لیکن مجھے اب یقین آ گیا ہے، ان جنات نے شکر ہے ہمیں معاف کر دیا، ورنہ آج ہم آپ کے بیچ میں نہ ہوتے۔ حالانکہ اماں نے اس 15 سالہ لڑکی کو بھی بہت زیادہ پریشان کیا تھا، لیکن یہ ان کی نیک نیتی تھی اور رحم دلی تھی کہ اس سب کے بعد بھی انہوں نے ہمیں معاف کر دیا۔ ابا نے اماں سے کہا کہ کم سے کم اب تو تم اپنی انا چھوڑ دو، کیوں ہر وقت دوسروں کے ساتھ لڑتی رہتی ہو۔ بہرحال اگلے دن ہی میں اماں کو ساتھ لیے دوپہر کے وقت ویگن میں بیٹھا اور ماموں سے ملوانے لے آیا۔ اتنے سالوں بعد ماموں سے مل کر اماں مسلسل روئی جا رہی تھی۔ کچھ ہی دن میں ماموں بالکل ٹھیک ہو گئی، ہمارے ساتھ گاؤں آ گئی، ہماری زندگی واپس معمول پر آ گئی تھی۔ لیکن آج بھی جب میں اس واقعے کے بارے میں سوچتا ہوں اور اس سفر کو یاد کرتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اس دن کے بعد سے میں آج تک کبھی بھی رات کے وقت کسی ویگن میں نہیں بیٹھا، کیونکہ مجھے اس بات کا ڈر ہمیشہ رہتا ہے کہ کہیں کوئی ویگن مجھے واپس جنات کے قبیلے کی طرف نہ لے جائے۔ میں ہمیشہ دوپہر کے وقت ہی سفر کرتا ہوں اور روشنی روشنی میں ہی واپس آ جاتا ہوں، کیونکہ وہ وقت جو میں نے جناتی ویگن میں گزارا تھا وہ میری زندگی کا بھیانک ترین باب تھا۔ اکثر ہی رات کو خواب میں مجھے وہی جناتی ویگن نظر آتی ہے جو بنا ڈرائیور کے چل رہی تھی، اور میں خواب میں چلاتے ہوئے فوراً سے اٹھ کر بیٹھ جاتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ خواب کبھی بھی میرا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ اگر آپ کو آج کی کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔